तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस सिविल सर्वेंट के डेली डिस्कशन सेशन में। आज डिस्कशन सेशन का डे 12 है और हमारे साथ हमारे फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट है जो कि आनंद गुजरात से हैं, जिगर रबारी। और हम आगे इस डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में पिन डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट में पिन करके भी मिल जाएंगे आपको कौन कौन सा टॉपिक पे बात करते हैं हम और पीवाईक्यूज पे। आज जो कि हम चर्चा करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स में एक सीवीड को लेके एक आर्टिकल आया था। उस पे से यूपीएससी में पोटेंशियल क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग अ सीवीड वैल्यू चेन इन इंडिया। और रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो हम अभी आगे डील करेंगे और पीएससी मेंस पीवाईक्यू भी है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं सीवीड वाले टॉपिक से। और इसमें मैं चाहूँगा कि जिगर जी पहले कंट्रीब्यूट करें, होगी जिगर जी मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से भी आते हैं तो उनको नॉलेज भी होगा इस चीज़ का। तो अ, मैं चाहूँगा कि आप इनिशिएट करें, अगर आपको नॉलेज हो तो आप बताएं, नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई जिगर सीवीड के बारे में जानकारी है तुमको? हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अपन एड्रेस सो करते हैं कि डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग अ सीवीड वैल्यू चेन इन इंडिया। हाँ, फिर क्या करना स्टार्ट करते हैं। यस। सो सबसे पहले कि सीवीड क्या होता है। तो सीवीड एक मराइन नॉन फ्लावरिंग algae होती है विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, और वो एक मेजर रोल प्ले करती है मराइन इकोसिस्टम में। हम्म। ठीक है, जैसे कि वो डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। हम्म। ठीक। एंड अगर ग्रुप्स में देखो तो ग्रीन ब्राउन एंड रेड ग्रुप्स में उसे हम्म। बांटा जा सकता है। हम्म। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको जो मेजरली ओशियंस के नज़दीक है, जो स्टेट्स गुजरात तमिलनाडु टाइप, वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। हम्म। सो अगर आप इसकी यूज़ और बेनिफिट्स की बात करें, सीवीड्स किस मतलब कि क्या बेनिफिट्स है उसके, तो सबसे पहले कि वो यूज़ हो सकता है एज अ न्यूट्रिशन। वो मतलब कि कैल्शियम फॉस्फोरस सोडियम पोटेशियम उसमें पाए जाते हैं। और कुछ वाइटामिन्स है, जैसे कि B12 टाइप्स वाइटामिन्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी पाए जाते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि एज अ मेडिसिनल पर्पसेस भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई ल्यूकेमिया टाइप है ट्यूमर, तो उसमें पोटेंशियली आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब कि उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो आप मेडिसिनल पर्पज से यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूजेस में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कोई सॉफ्टनर्स है और कॉस्मेटिक्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड एक तो है कि आप एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देखो कि उसका जो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको रिड्यूस कर सकता है, और उसमें वो प्लांट से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपका जो CO2 रिड्यूस के लिए आप सीवीड का यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स है। हाँ तो हाँ, आपने मतलब अपनी नॉलेज के आधार पर आपने चीज़ों को बताया। तो अच्छा था, इसको आपने अच्छे से टैकल किया। अब कुछ जैसे पॉइंट्स है जो मैं साझा करना चाहूँगा कि बेसिकली ये टॉपिक अपन ने क्यों लिया है, क्योंकि नीति आयोग ने अभी रिसेंटली क्या स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन को पब्लिश किया था, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो इसमें क्या था कि इसमें मतलब रिसर्च और इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब की बात की गई थी इससे रिलेटेड। सीवीड तो क्या होता है आपने बता ही दिया है कि क्या चीज़ें है ना। यस। अब प्रोडक्शन की बात करें तो सीवीड का क्या है कि प्रोडक्शन जो है, सीवीड का प्रोडक्शन कल्टीवेशन वो क्या है कि मतलब मिलियन मिलियन टन्स में होता है ग्लोबली, है ना। मतलब अराउंड मतलब अच्छा होता है, मतलब 30 के आसपास होता है, 30 मिलियन टन के आसपास, मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और इंडोनेशिया एक मेजर प्रोड्यूसर में इसका नाम आता है ना। तो क्या है कि इसमें अलग अलग स्पीशीज भी मिलती है और मतलब सीवीड की जो इंडस्ट्री है वो आने वाले साल में वो क्या था ग्रो होने की संभावना है।
इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में भी लार्ज अमाउंट ऑफ जो सी है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाँ, इंडिया में भी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं अपना सीवीड का प्रोडक्शन होता है। और इसमें जो चीज़ है कि मतलब एनुअल सीवीड का मतलब क्या है कि इंडिया में भी लार्ज अमाउंट में होता है प्रोडक्शन। और अपन क्या करते हैं कि इसमें अगर बड़ी अच्छी कंट्री यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे चाइना है, वो तो मेजर प्रोड्यूसर है। वो जो इंडोनेशिया है, मतलब अपना फिलीपींस, ये सब क्या है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं, है ना। और मेजर सी वे जो बेड्स हैं, मतलब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सी जगह मिलता है सीवीड। तो उसमें मतलब अलग से ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो आर्टिकल में मैंने मतलब क्या है कि मैं कल से क्या करूँगा कि जो ये आर्टिकल में यहाँ से पढ़ के लाया है, मतलब मैंने क्वेश्चन, मैं कोशिश करूँगा कि वो आर्टिकल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। तो तुम क्या कर सको कि वो आर्टिकल तुम खुद से भी देख सको। खैर वैसे अपना यहाँ अप्रोच ये है कि अपन को क्या है कि रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स को, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर दूंगा तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, बाकी और अपन उसके आसपास चीज़ों को देख लेंगे। तो यस। जैसे सी वीड ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे मतलब फेवरेबल लोकेशन हो, तो अपने को अगर थोड़ा गैस वर्क करना हो तो अपन इस तरह से कर सकते हैं कि भाई ऐसा एरिया हो, अंडमान निकोबार जैसा एरिया हो, आइलैंड नेशन, तो वहाँ आसपास लग सकते हैं जहाँ पे मतलब मतलब जहाँ पे ट्रेवल ज़्यादा ना हो, जहाँ पे पानी स्टेबल हो थोड़ा, तो वहाँ इस तरह से हो सकता है। गुजरात का एरिया है। तो ये सब मतलब एरियाज हैं, और भी एरियाज हैं, मतलब वो तो पूरी लिस्ट दी हुई थी उसमें, मतलब वो मेरे को लगता है आदमी है उसके बाद। तो फिर क्या है कि ये सब एरिया में सीवीड मिलता है। और सीवीड का क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी है जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अब जैसे अपना क्वेश्चन क्या था कि डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग सीवीड वैल्यू चेन इन इंडिया। तो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है इसका वैल्यू चेन डेवलप करने में, कि इकोनॉमिक बेनिफिट ये है कि सीवीड से क्या होता है कि बेसिकली इस चीज़ में हेल्प करता है अपना CO2 और इसमें। और ये इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट है कि इसमें क्या होता है कि ये सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इस टाइप से इसमें मिनरल्स मिलते हैं। जो मल्टीविटामिन की जो टेबलेट्स बनती है, तो इसमें मल्टीविटामिन इसमें पाए जाते हैं, है ना। B12 हो गया, B6 है, नैनो नेसिन है, फॉलिक एसिड है, ये सब मतलब अलग अलग टाइप के हैं अम, जो मल्टीविटामिन होते हैं, ये सीवीड में पाए जाते हैं। तो ये सीवीड का क्या है, मेडिसिनल यूज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि अपना फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की बहुत अच्छी है, क्योंकि सीवीड का यूज करके अपन मैन्युफैक्चरिंग मल्टीविटामिन की कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो रेगुलरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही, कुछ भी चीज़ हो तो एक मल्टीविटामिन तो वो ऐड कर ही देते हैं। और फिर क्या है कि अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसका टूथपेस्ट भी बनाए जाते हैं, टूथपेस्ट में भी हेल्प होता है। और एज अ इमल्सीफायर भी काम करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इमल्सीफायर मतलब कि उसको डेंस करने का काम, जैसे फ्रूट जेली हो गई, इन सब में उसका वो होता है। कमर्शियल कमर्शियल यूज भी इसका अपने को देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब जो इसका टेक्सचर है और जो इसका मतलब वो है कंटेंट है, तो उस कारण से अलग अलग कमर्शियल यूज में एज अ फर्दर भी यूज होता है ना। और मैन्योर के रूप में भी यूज किया जाता है ना। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो मैं बात कर रहा था, तो ये कमर्शियल उसमें आ जाएगा। एग्रीकल्चर बेनिफिट भी इसमें ये है कि फार्मर को एक न्यू इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब फार्मर जो हैं उनको भी, अगर वो सीवीड का कल्टीवेशन करते हैं, तो उनको एक नया सोर्स मिलता है पैसे अर्न करने का। क्योंकि अपन पुराने ट्रेडिशनल मेथड पे अब डिपेंडेंस नहीं रह सकते, अपने को नई चीज़ों की ओर जाना है। तो ये एक चीज़ है जो कि अपने को हेल्प करेगी। और इन्वायरमेंटल तुमने तो बता ही दिया था कि CO2 का है ना। और क्या होता है कि जो मतलब ये क्या करते हैं सीवीड का एक और बेनिफिट ये है कि ये न्यूट्रिशन भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जिससे वो प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाली जो दिक्कत आती है, वो अगर सीवीड उस एरिया में है तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
तो ये एक मतलब सीवीड का वो था। अब क्या था, जैसे अपना ये पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट हो गए। अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग सीवीड कल्टीवेशन अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। तो मतलब भाई ये स्टेट जीपीटी का इतना अच्छा बेनिफिट है कि आर्टिकल्स इसमें मतलब यूपीएससी परस्पेक्टिव से क्वेश्चन बना के दे दिए। तो अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन कितना बढ़िया बना है कि एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग सीवीड कल्टीवेशन अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। तो एनवायरमेंटल एडवांटेज क्या होगा कि सीवीड कल्टीवेशन करेंगे तो उस पूरे एरिया में CO2 की अपने को बैलेंस करने को मिल जाएगा। दूसरा ऐसा वो नेचुरल बैरियर भी काम करेगा सुनामी और इन सब में, अगर अच्छे से ग्रो करते हैं तो। और उसको उस तरह से बना के अपन लिख सकते हैं, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हाउ इट कैन बी मैनेज। तो अब इसमें क्या है, अब चैलेंजेस तो तुम्हें को लगता है कि तुम इजीली बता पाओगे, तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा इस पे चैलेंजेस पे चर्चा करो। चैलेंजेस में कुछ नहीं है, मतलब जो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं न्यू टेक्नोलॉजी को लेके, वो तुम इसमें भी बता सकते हो। सो चैलेंजेस की बात करें तो जो सीवीड उसके लिए आपको एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करोगे वो भी होना चाहिए। सेकंड थिंग कि ये एक रिस्की रिट्रीवल माना जाता है, ठीक है। हम्म। एंड लो मार्केट डिमांड है अभी तक इसकी, जो सीवीड प्रोडक्ट्स है उसका मार्केट हम्म। इतना भी सुपीरियर नहीं हो पाया है। हम्म। सेकंड चीज़ है कि मतलब कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन आप नहीं कर सकते। आप जो मराइन कोस्टल एरिया पे आप करोगे तो ओवर हम्म। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते। हम्म। तो ये कुछ पॉइंट्स है। देखो, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सीवेज इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हाउ इट कैन बी मिटिगेट। एक तो अवेयरनेस वाला इशू है। दूसरा क्या है कि मतलब प्रॉपर, मतलब अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाके किसानों तक कन्वे नहीं किया है। मतलब अवेयरनेस में आ जाएगा, और एक प्रॉपर प्लानिंग अगर गवर्नमेंट लेके आए तो वो है। दूसरा डिमांड वाली बात जो तुमने कही, है ना। और क्या है कि तीसरी चीज ये है कि डिमांड की प्रॉब्लम है। और और क्या है कि क्या हो सकता है इसमें प्रॉब्लम सीवीड में। मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल नहीं है सीवीड के लिए। हाँ, मार्केटिंग चैनल नहीं है तो हाँ, और डिमांड वगैरह नहीं है। और मिटिगेट कैसे करना है तो वो तुमको पता ही है कि भैया लीड जनरेट करो और पॉलिसी वगैरह। फिर ये भी रहता है कि क्लाइमेट को बहुत वल्नरेबल रहता है, हम्म। ठीक है। मतलब कि साइक्लोन्स है या फिर आपकी सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वाटर का, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। हम्म। इसमें एक पॉइंट और ये भी हो सकता है कि जो जहाँ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो बिजनेस है उसमें हम्म। इंटरलिंकिंग करना, ताकि जो प्रोडक्ट आए या जो भी प्रोडक्शन हो उसको हम लोग तुरंत सप्लाई चेन में डाल सके। हम्म। तो जो मतलब इंडस्ट्री सेटअप करा उसके और लिए भी और इंसेंटिवाइज हो वो चीज़। हम्म। और ये क्या बोल रहा है आखिरी क्वेश्चन के, एनालाइज द रोल ऑफ सीवीड इन अचीविंग इंडियन ब्लू इकोनॉमिक गोल्स। तो ब्लू इकोनॉमी जो तुम समझते हो वाटर से रिलेटेड है। तो अपन ने जैसे फिशिंग में अलग अलग योजना लाए थे, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और अलग अलग योजना जो अपन लाए थे, तो उसके थ्रू ये अपन ने इसको भी प्रमोट करने की कोशिश करी थी। सॉरी। जैसे क्या बोलते हैं, सीवीड मिशन लेके आए थे 2021 में। इस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चन हैं और अपन ने उसको अच्छे से डील कर लिया है। अब अपन अगले क्वेश्चन अपने यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू पे चलते हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्स। मतलब मैं चाहूंगा कि अ, अपने क्या बोलते हैं जिगर जी, आप ही क्वेश्चन पढ़ें अला, और आप ही इसको शुरुआत करें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ हम्म। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हम्म। ठीक है।
तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है आपका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाला जो है, एक चीज़ है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेके बहुत रीच है। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक पोटेंशियल मान सकते हो है कि एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ठीक है। अब उसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की अगर बात करें, तो फर्स्ट फर्स्ट यही होगा कि आपका जो रॉ ये भैया, मटेरियल है। मतलब आप ये बताने की कोशिश करो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो। हाँ, वही मैं वही बोल रहा था कि हम्म। यहाँ पे क्यों हो सकता है, मतलब कि जो पोटेंशियल है वो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, जो फर्स्ट चीज़ मैंने बोली कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा है, तो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड थिंग कि आपको इन सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप है। जैसे कि आपको मतलब कि रिवर सिस्टम बोलो, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। थर्ड तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही भाई। क्लाइमेटिक, हेलो हेलो, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे हेलो। कि व्हीट, राइस, शुगर। उसके पास नेट अरे, जाने में समय लगेगा, रुक जाओ, उसको थोड़ा समय दे दो। अरे तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने अभी तुमको म्यूट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम एक बार थोड़ा रिकनेक्ट कर लो। हेलो। म्यूट है अभी भी वो। मैं अनम्यूट कर दिया मैंने। मे बी कनेक्ट कर रहा था, तब तक मैं बोलता हूँ। हेलो, आ रही है हाँ आवाज? हाँ, अरे तुम्हारा नेट का देख लेना इशू। नेट नेट तो नहीं खत्म हो गया। हाँ। सो मैं यही बोल रहा था कि आपका जो मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड मार्केट नेटवर्क है, वो वेल डेवलप यहाँ पे आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हम्म। सेकंड चीज की जो टेक्नोलॉजी एडप्शन है, जैसे कि आप मान सकते हो कि पंजाब हरियाणा है, वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वेल डेवलप स्टेट है। हम्म। वो हम्म। कहीं ना कहीं आपको एग्रो बेस जो इंडस्ट्रीज है उसको ग्रो करने हाँ। में हेल्प करते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। सो अब और कुछ पॉइंट रख पाओ। हम्म। अब जैसे इसमें आकाश, तुम अगर बोलना चाहो तो तुम बोल सकते हो। एक बाकी फिर चीज मैं नहीं तो तो ऐड ऑन करता हूँ। जैसे जिगर भाई ने बताया, एक चीज हम्म। इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, सपोर्टिंग इंडस्ट्री। कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज चाहिए, वो भी उस हम्म। एरिया में अच्छे से मौजूद है। स्टील नहीं, मतलब जो भी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, लाइक सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करना, वो भी है। फिर से हम्म। वहाँ पे कैपिटल भी है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में। हम्म। और फिर से मार्केट भी है उधर का, क्योंकि वो एरिया जो है वो स्पेशलाइज्ड है। और मतलब पूरे इंडिया में उनका जो पर कैपिटा और जो इनकम है वो ज़्यादा है वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, स्पेशली पंजाब हरियाणा। फिर उनका जो स्पेशलाइजेशन है लेबर का, जैसे पंजाब में हम लोग सुनते हैं जैसे वीट के लिए, गेहूं के लिए और चावल के लिए, इन सब चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड लेबर। लेबर क्या मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन भी है अच्छा। और हरियाणा में जैसे मिल्क का हुआ यूज़, वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी हम लोग को स्पेशलाइज्ड है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है। मार्केट भी है और जियोग्राफी भी सस्टेन कर रही है। जियोग्राफी इन सेंस की फर्टाइल प्लेन्स हैं, लैंड है, कोई हिली एरिया नहीं है या हार्ड एरियाज नहीं है, ये सब चीज़ है। और वहाँ का गवर्नमेंट भी इसको इंसेंटिवाइज कर रहा, पॉलिसीज है, जैसे SEZ हुआ, जैसे गुजरात में है हम लोग का, उस तरह से मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी भी फेवर कर रहा है, ये सब चीज़। हाँ तो यार तुमने अच्छे से मतलब इसको टेकल करा। मतलब जैसे अब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे देखा जाए तो मतलब वही चीज़ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे।
तो उस कारण से वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। वो फिर हिस्टोरिकल फैक्टर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन भी है वहाँ पे, मतलब डाइवर्स अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होती है, तो उससे फूड प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। क्लाइमेट वगैरह है, इरीगेशन फैसिलिटीज बताई दिया तुमने, रोड रेलवे, और ये अपना मार्केट से करीब है, मार्केट का वहाँ पे इजी, मार्केट अच्छा है तो इसलिए डेवलपमेंट भी हो पाया है चीज़ों का, कनेक्टिविटी वगैरह है। वहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज ज़्यादा है, तो कोल्ड स्टोरेज के कारण क्या है कि आप इजीली चीज़ों को, पेरिशेबल आइटम्स को यूज़ कर पाते हो ज़्यादा समय तक। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी वहाँ अपने को ज़्यादा मिलती है। दूसरा वहाँ पे क्या है कि भैया, जो आपने बात कर ली कि सेंटर सपोर्ट है, और वहाँ पे अलग से क्या है कि एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन बने हुए, मतलब SEZ तो है ही। SEZ का क्या फुल फॉर्म होता है? ओ EEZ है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एग्रो फूड नहीं प्रोसेसिंग नहीं, जोन भी वहाँ ईजेड बने। नहीं, वो ईजेड ओशियन के रिगार्डिंग आ जाता है। SEZ SEZ का क्या फुल फॉर्म है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हाँ गुजरात में है। हाँ, वो वो ईजेड वो यूएन क्लॉज में आ जाता है। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, वो तो है ना। तो ये अपने को है। फिर आपने ये लेबर की बात कर ली, फिर एग्रो इंडस्ट्रियल मतलब ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेबर अवेलेबिलिटी बात कर ली। फिर हाँ एक चीज, ये सब चीज़ तो आपने बात कर ही ली है, और इरिगेशन वगैरह पे बात हो गई है एपीएमसी, अपनी। जो एपीएमसी हाँ मंडी है वहाँ पे, वो पूरे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रोक्योरमेंट और इन सब चीज़ के लिए, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से स्टैब्लिश्ड है, जो वहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फेवर करेगा आने के लिए। लाइक उनको सप्लाई रॉ मटेरियल का अच्छे से मिलेगा, स्पेशली एपीएमसी हाँ मंडी होने के कारण। हाँ। और बात ये है कि वहाँ पे है ना, इरिगेशन फैसिलिटी में मतलब रिवर्स तो ही, वहाँ ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे क्या है कि जो फूड का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है ना। और फिर मार्केट क्या है कि वहाँ पे, मार्केट क्या है कि वहाँ पे डेवलप्ड एरिया है, तो अर्बन कंजम्पशन भी ज़्यादा है। तो अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं कि अलग मतलब प्रिफर कर लेते हैं क्या, फूड प्रोसेसिंग का। चलो आप देखोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप सिटी एरिया और विलेज एरिया को कंपेयर करो, तो जो ब्रेड होती है अपनी, ब्रेड ब्रेड से अपना पाव बनता है, ब्रेड से अपना नॉर्मल ब्रेड बनती है। तो ब्रेड का कंजम्पशन आपको मॉडर्न एरिया में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। मॉडर्न एरिया में लोग सैंडविच खा लेंगे, बड़ा पाव बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, है ना। और रूरल एरिया में लोग क्या प्रेफर करते हैं, ब्रेड वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं, या तो रोटी सब्जी दाल चावल उनका वो चलता है। तो मॉडर्न एरिया, अर्बन एरिया में क्या होता है कि ब्रेड कंजम्पशन और जो फूड प्रोसेसिंग, ये जो है, ये ब्रेड वगैरह भी फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये है। और फिर लोगों की क्या है कि हैबिट भी चेंज होती जा रही है। लोग आजकल क्या है कि फास्ट फूड के और इंक्लाइन होते जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की प्रोसेस फूड ही खाने की वो एक बन गया है आदत। तो इस कारण से वो हो रहा है। और फिर क्या है कि मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी के कारण वहाँ से सप्लाई भी इजीली हो पाता है। जो अपने नॉर्थ वेस्ट है, अपने गुजरात वगैरह से आप मतलब पोर्ट के थ्रू कर सकते हो, और यहाँ सप्लाई एक्सपोर्ट आपका हो सकता है, तो वो एक चीज़ है। दूसरा अपना, आप लोगों का क्या है कि एडॉप्शन भी वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, जैसे आपने बात किया है, तो वो सब चीज़ों के कारण वहाँ पे बेनिफिट है। तो मैंने अब अगले क्वेश्चन भी चलते हैं, और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे इसको ऑन कर लेंगे वीडियो को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा। मतलब जो लोग देखते हैं हमको भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगना चाहिए। मैं अकेला दिखूंगा तो बोर हो जाएंगे। तो आप दोनों अगर ऑन कर सके कैमरा, तो आप ऑन करके आ जाइए इसको। मेरा एक मिनट, जस्ट कनेक्ट करने दो मेरे को आईपैड से। जब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं जा हाँ, मैं क्या है कि पता नहीं मेरे, मैं क्या ज़्यादा थोड़ी देर मतलब वही बात करते करते मेरा मतलब मेरा मुंह दुख जाता है, मतलब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। तो मैं चाह रहा था कि आप कंटिन्यू करें मतलब कोई, लेकिन फिर मैंने सोच रहा हूँ कि अब मैं ही वाला कर देता हूँ, डेकन ट्रिप वाला। डेकन ट्रिप पे पहले बात तो हुई है क्या, शायद हुई नहीं हुई शायद। आइए, आप दोनों क्या हो गए जिगर भाई, कहाँ चले गए, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। अरे यार, मेरा नेट का इश्यू हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आकाश भाई को आन दो। बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वीडियो, मेरा वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है आईपैड का। ठीक है ना।
एक मिनट देखना ना, वीडियो दिखे तो बताना जरा। उसमें शेयर वीडियो का ऑप्शन आता है, वो तो मैं कर दिया शेयर वीडियो, लेकिन वीडियो के बाद शेयर वीडियो करो तो फिर उसमें ऑप्शन आ जाता है। ओ भाई ये रोटेट कैसे होगा, इसको ऐसे रखें। हाँ अब ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा ही ऐसे ठीक है। लैपटॉप भाई ख़राब हो गया है मेरा, चलो एक नहीं मिनट। तो मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे वस्त्र में आओ कि तुम दिखो तो अच्छे दिखो, मतलब। वही मैं कैमरा ऑन, जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तुम जब तक सुनते रहो, हम बात करते हैं फिर इस पे, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पे। तो क्या था यार, अपना ये हिस्सा था नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन तुमको पता होगा कि कैसे हुआ था। कि जब वो ना, जो मतलब वो जो इंडिया था, जब वो इधर आ रहा था ये एशियन प्लेट की तरफ, हाँ जब वो हॉटस्पॉट्स। रियूनियन आइलैंड के ऊपर आया था, तो हॉटस्पॉट के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन के कारण डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। तो अपना ये डेक्कन ट्रैप आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, अपना गुजरात और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में पूरा ये फैला हुआ है। इसमें अपने को रिच मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, है ना। और बेसिकली क्या होता है कि इसमें आ, मतलब ये बना हुआ है बेसाल्ट से, जो अपना डेक्कन ट्रैप है। तो क्या होता है कि बेसाल्ट काम में आता है अपने, मतलब रोड रोड मतलब क्या है कि मेटल के रूप में आता है, रेलवे में काम आता है ये, है ना। और क्या होता है कि इसमें लेटराइट भी मिलता है अपने को। तो लेटराइट सॉइल भी जो है वो अपने को हेल्प करती है किस चीज़ में, लेटराइट सॉइल अपने को, मतलब लेटराइट सॉइल के जैसे मैंने पहले ये बताया था कि इसमें कंटेंट उसका अच्छा होता है, और वो अलग अलग मतलब रिच न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, तो वो एक चीज़ है। और फिर क्या होता है कि जो डेक्कन ट्रैप है, उसी में जो मतलब ब्लैक सॉइल अपने को मिलती है, तो उसमें आयरन और की मतलब क्या है कि सब वॉल्केनो से बने हैं, तो वॉल्केनो के कारण क्या है कि इसमें रिच इन मिनरल्स है। तो जितने मिनरल्स आपको जैसे याद आ रहे होंगे तो वो सब उसमें मिल जाएंगे, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सब अपने को वहाँ मिल जाता है। और वहाँ अपने को डायमंड भी मिलते हैं। और ये मतलब वो क्या है कि इसको अपन ये बोलते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, मतलब फर्टिलिटी भी बढ़िया है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी इसका ज़्यादा है ना। और डेक्कन ट्रैप में ऐसा है कि रिवर्स का एरिया भी, कैचमेंट एरिया भी है। तो डेक्कन ट्रैप उस कारण से भी मतलब थोड़ा क्या है कि वो हो गया है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल पूछ रहा है ना। तो डेक्कन ट्रैप में क्या है कि अपने को अलग अलग रिवर्स मिलती है, जैसे अपन ने रिवर सिस्टम पढ़ा था। तो उधर से गोदावरी है जो त्र्यंबकेश्वर से आती है, फिर कृष्णा है, तापी है, नर्मदा भी अपने को मिल जाती है, अगर मध्य प्रदेश रीजन में भी डेक्कन ट्रैप आता है। तो ये है, फिर डैम्स और रिजर्वायर भी है, मतलब डेक्कन में ये सब चीज़ें हैं, मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अपने को। तो ये सब चीज़ें और भी पॉइंट्स हैं, वो आप लोग पुट करिए, जो है मतलब उससे बात करते हैं एनालाइज द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, फिर। वही ना क्वेश्चन है अपना। हाँ जिगर भाई आप बताइए, बाकी फिर आप भी बताइएगा। नहीं तुम मन से सोचना, मतलब ऐसा सर्च वर्च तो करने मत लगता है, यही जैसे कि बोला कि ये मिनरल्स। इसको वो सोचना है मिनरल्स के हाँ। बारे हम्म, में, और जैसे हाँ भाई। वहाँ पे हार्ड रॉक्स है, डेक्कन का जो हॉटस्पॉट के कारण जो बना था हार्ड रॉक हुआ। तो हम्म, हार्ड रॉक के कारण वहाँ पे वो जो मिनरल्स होते हैं, और जो वोल्केनिक एक्टिविटी हॉटस्पॉट के कारण जो अर्थ लावा स्प्रेड हुआ पूरी जगह पे, हम्म, तो हम्म, उससे ये हुआ कि मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट के थे वो सारे मिनरल्स है वहाँ पे रिच डिपॉजिट। जैसे वहाँ पे हम लोग को बॉक्साइट मिल जाता है, मैंगनीज कोल मिल जाता है नीचे, जो केजीएफ वाला है एरिया, हम्म, केजीएफ, और वहाँ पे डायमंड्स गोल्ड का भी है पोटेंशियल। फिर कोल रहने के कारण नेचुरल गैस, क्योंकि कोस्ट लाइन है,
उस हम्म। टाइम ऑयल का भी कुछ रिसोर्स हो सकता है जो कि तुम्हारा है ना जो स्पीकर इसका माइक है, थोड़ा पास में लेके बोलो। जैसे पहले मैंने बोला मिनरल का होता है, हाँ, मिनरल मिनरल। मिलेगा। दूसरा एनर्जी, क्योंकि उसी मिनरल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग एनर्जी में। हम्म। फिर जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे हम लोग कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन प्रोडक्शन हाँ। ब्लैक सॉइल हम्म। से। और फिर जब हार्ड रॉक, जो भी हार्ड रॉक के कारण जो स्ट्रक्चर है, जैसे हिली हम्म। एरियाज हो गए, जैसे शिवाजी का फोर्ट हुआ, तो वहाँ पे हम हम्म। लोग टूरिज्म का भी पोटेंशियल रख सकते हैं। हम्म। ये सब चीज़ हाँ, है वहाँ ये अच्छा मेन। पॉइंट है तुम्हारा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि पूरा डेक्कन ट्रैप में आप डेक्कन टूरिज्म कर सकते हो। हाँ, टूरिज्म जो जो महाराष्ट्र का हिली एरियाज हुआ। मतलब और मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंडिया में अगर टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो आदमी टूरिज्म के बेसिस पे इंडिया जीत सकता है। मतलब इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। यहाँ आपको मतलब पहाड़ है, नदियाँ हैं, मतलब क्या चाहिए आपको, सब कुछ है इंडिया में। तो हाँ जिगर भाई, आप बताओ। तो यही था कि आपका जो मिनरल्स है वो है। दूसरी चीज़ कि अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो जो आपकी सॉइल है, ब्लैक सॉइल, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और जैसे कि यहाँ आप जानते हो कि इस एरिया में शुगर कैन, ग्राउंड नट का हम्म। हब है। हम्म। इसके अलावा विंड पोटेंशियल, हम्म। आपका जो विंड पोटेंशियल है, बिकॉज ओशंस जो लगते हैं, सो हम्म। विंड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विंड पोटेंशियल भी मिल जाता है। ये जो वेस्टर्न घाट है, डेक्कन ट्रैप है, आप वेस्टर्न हम्म। घाट मतलब कि ये जो एरिया है, हम्म। ये एरिया में मतलब कि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी बहुत रिच है। आपको हम्म। मतलब कि यहाँ पे साल और बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फोना दोनों में आपको वैरायटीज, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और देखो नेशनल भाई, मतलब मैं नेशनल पार्क चाहूंगा भी कि उधर सबसे ज़्यादा है साउथ यस। में, नेशनल हम्म, पार्क और सो टाइगर रिजर्व। तो जो टाइगर सफारी हुआ वो सब। हाँ, ये टूरिज्म के हिसाब से है तुम्हारा कहना। यार थोड़ा और दिमाग लगाओ यार, मतलब तुम सोचो कि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल मिल रहा है अपने को, ऑयल गैस के रिजर्व मिल रहे हैं वहाँ पे। अगर तुम लोगों का कैमरा में मतलब पता नहीं है अरे इसमें मतलब कैमरा मतलब इसमें ऊपर लगाए तो तुम, मैं कहीं, पूरी स्क्रीन बहुत बड़ी है मेरी, तो मैं कहीं पे भी उसको रख के तुमसे बात कर लेता हूँ। खैर ठीक है। तो मतलब देखो, ऑयल गैस के वहाँ पे एक्सप्लोरेशन है अपने पास। फिर अपने पास वहाँ पे क्या है कि और भी और भी चीज़ें हैं। मतलब पूरे डेक्कन ट्रैप में अपने को थर्मल, जियो थर्मल एनर्जी भी मिलती है, हाँ, क्योंकि ये वो एक चीज़ है। और अपना क्या है कि वहाँ पे लैंडस्केप इस तरह का है। टूरिज्म तो मैंने बता ही दिया, है ना। और अपना क्या था यार अपना, हाँ। ट्राइब, एथनिक ट्राइबल कौन वो कल्चर है, उसका हाँ इम्पोर्टेंस। यार, ये टूरिज्म में एक और चीज़ है कि वहाँ पे पूरे डेक्कन ट्रैप में अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। जैसे क्या हो गया कि अपन ने पढ़ा था कि डीप रिवर वैलीज होती है, तो आपको डीप रिवर वैलीज मिल जाएगी। सीनिक ब्यूटी, अलग अलग पहाड़ जैसे कुछ मिल जाएंगे, जो मतलब वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। तो टूरिज्म के हिसाब से वो बहुत बढ़िया है मतलब। और डेक्कन ट्रैप में मतलब अपने को जैसे अजंता एलोरा की केव्स वगैरह मिलती है। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बहुत सारी है वहाँ ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, फिर टूरिज्म बढ़ेगा, वो एक टूरिज्म के सेक्टर ही हो गया पूरा। पे। एक नंबर तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जिन कारण से हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि यार अब ये टॉपिक जो नेक्स्ट वाला है, इसमें जो तुम दोनों में से जिसकी कमांड हो वो स्टार्ट करो, कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट ट्रिब्यूनल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। ये 2023 का क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन था कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी हाँ, एंड पहले तो मेरे कम्युनलिज्म। क्वेश्चन समझा देना, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो था। यही था कि पोस्ट लिबरल जो 1991 वाला था, आपका जो पीरियड, हाँ ठीक है। लिबरलाइजेशन के बाद जो आपकी एथनिक आइडेंटिटीज रही है, ठीक है, वो मतलब एथनिक आइडेंटिटी क्या होता है कि जो जो कुछ ऐसे समूह बोल लो कि जो आज भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक या अपने पूर्वजों की जो मतलब की जो प्रथाएं चली आ रही थी, उनका रहन सहन, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है समाज से।
ठीक है। तो उस एथनिक आइडेंटिटी पे पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का मतलब कि क्या इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज 1991 से आप देखो लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग लाइफस्टाइल जो है मेनलैंड इंडिया में काफ़ी चेंज हो गया है, बट उसका इम्पैक्ट एथनिक आइडेंटिटी जो इससे अलग थी उन पे क्या हुआ है, ठीक है। और बात रही कम्युनलिज्म्स, तो एक बोल सकते हो कि जो एक एक समूह होता है, कम्युनिटी होता है, ठीक है, अगर उसी पे बात की जाए तो वो कम्युनलिज्म्स बोला जाता था, तो उस पे क्या इम्पैक्ट रहा है आफ्टर 1991। तो यही है इम्पैक्ट में। तो अगर पॉजिटिव की बात करो तो 1991 का जो ये चेंज आया उससे तो एक चीज़ ये हुई है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ब्रॉडन वे में आने लगा है, ठीक है। एंड आप टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ उससे वो एक्सपोज हुए और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज से, ठीक है। ये रहा 1991 से बाद उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज उनको पता चला कि क्या एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्या फील्ड है जिसमें हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप मैरी कॉम वाला एग्जांपल ले लो, और भी बहुत सारे उस एरियाज के एग्जांपल्स है एथनिक कम्युनिटीज की जो अब मेनलैंड में आके अच्छा कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ ग्लोबल लेवल, ठीक है। और कल्चरल भी देखो काफी इम्पैक्ट होते हैं, काफी लिबरल होते ही हो। हम्म। So, ये एथनिक आइडेंटिटी से डील कर लिया, मतलब हो गया कम्युनलिज्म से फिर। नहीं, ये दोनों ही होगा, हम्म। मतलब कि जो कम्युनलिज्म वाला होगा, आप बोल सकते हो कि जो एक 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 क्लोज क्लोज डोर कम्युनिटी होती थी, उसकी जगह से उसकी जगह पे मतलब कि 1991 के बाद वो ओपन होने लगा, बिकॉज बहुत सारे एनजीओस आए जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज के साथ इन कम्युनिटीज में गए एंड बात की, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो वो जो क्लोज डोर थी उसकी जगह पे मतलब कि आप बोल सकते हो कि कम्युनिटी डायलॉग्स बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये है उनका उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे भी जो था एक आपको रहता है टेंस सिचुएशंस एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो बड़ी एजुकेशन बढ़ा है, अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो उस एरिया में बढ़ा है। हाँ आकाश भाई। पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। तो एथनिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए आईटी रिवॉल्यूशन के बाद। जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा बढ़ने लगा, तो एथनिक आइडेंटिटी जैसे हम लोग का था जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, तो एक उससे लोग इमर्ज होकर थोड़ा उधर जा रहे थे न्यूक्लियर फैमिली में। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में हो गया, और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट में हो जाए कि कल्चर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है ना कि लोग न्यूक्लियर में जा रहे हैं। नहीं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो सर्विस सेक्टर प्लस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्टिव होना होगा एग्रीकल्चर के साथ। तो जो हम लोग का पुराना इकोनॉमी था वो मोस्टली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। और नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में लोग जा रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना। नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में जाना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। उससे होने वाले जो कल्चर को हम लोग डिस्टॉर्टेड कल्चर बनते जा रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली में जाने के कारण जो चाइल्ड डेवलपमेंट में इश्यूज आ रहे हैं वो नेगेटिव हुए, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जाना नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा अंतर है इससे भी। जैसे तो न्यूक्लियर फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली में सब मिल के रहते थे तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग था, मतलब हाँ, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन सही होता था। अब क्या हो रहा है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हो तो आप ये बात जरूर है कि न्यूक्लियर फैमिली में रिसोर्सेज फिर अलग से लेने पड़ेंगे। मतलब जो फ्रिज से घर में 4-5 लोग 6 लोग एक फ्रिज का यूज़ कर रहे थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में जाओगे तो इधर तो एक फ्रिज है, इधर एक और फ्रिज लेना पड़ेगा। तो आप बात कर सकते हो कि इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है मगर शेयर्ड रिसोर्सेज वाला यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो कंजम्पशन फिर ओवरऑल बढ़ रहा है। मगर जो एक वो होना चाहिए, एक जो फैमिली सपोर्ट था वो, मतलब सोशली आप देखो तो सोशली वो दिक्कत पैदा कर रहा है
मगर इकोनॉमिकली वो बेनिफिट करेगा। वो कमर्शलाइजेशन बढ़ा रहा है, मटेरियलिज्म बढ़ा रहा है, ठीक है। ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग सोशल पर्सपेक्टिव ये डालेंगे, जैसे एथिक्स का होता है हम लोग करते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, तो अपन इसमें अभी जो इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन वाली बात है, तो अपन सोसाइटी का क्वेश्चन, ये तो सही बात बोल रहे हो, हाँ, तो तो फिर उसमें हम लोग सोसाइटी से अपन पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट में डाल देंगे ना इसको कि भैया कल्चरल इरोजन डाल होते हैं। निगेटिव में जो न्यूक्लियर फैमिली के कारण जो हम लोग का कल्चरल रूट्स रहता था, उससे हम लोग डाइवर्ट होते जा रहे हैं। जो मतलब एल्डर्स का रिस्पेक्ट होना था, वो चीज़ के कारण जो बच्चे का वैल्यू होना चाहिए था, एथिक्स में से आता है वैल्यू इनकलकेशन। जो फैमिली का रोल होता था वो कम होते जा रहा है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स का रोल, क्योंकि फादर सर्विस में है, मतलब जॉब में है, और ये बच्चे मतलब आईपैड किड्स जो हुआ, एक तो ये हाँ, हो गया। कॉर्निस्टर की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वाला बात, ठीक है। एक पॉइंट वहाँ से हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जो फूड हैबिटाट है, मतलब पोस्ट जो हम एथनिक कल्चर से, तो उससे जो एक एक वर्ड होता है मैकडोनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। नहीं, सही में ऐसा वर्ड है हाँ मैकडोनलाइज। नहीं, हाँ सुना है ना मैंने, हाँ, तो सही बोल रहे हो। उससे एथनिक असर कैसे पड़ रहा है कि जो हम हाँ, लोग का पहले का फूड कल्चर था, लाइक वो चेंज होते जा रहा है, तो हम लोग का वो चीज कल्चर में अंतर आ रहा है। एथनिक फूड खत्म होते जा रहा है। जो एथनिक फूड खाते थे हम, वो शिफ्ट हो गए उसमें, अब फास्ट फूड के लोग और चले गए हैं। जो और एथनिक दाल बाटी चावल और जो पुराना एथनिक चीजें हाँ बनती हाँ थी घर में, वो इरोड होती अब जा रही है, तो इससे अपना कल्चरल इफेक्ट हो रहा है। हाँ, कल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव से ये चला आया। अब यहाँ पे जो वो कम्युनलाइजेशन का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो आईटी रिवोल्यूशन होने के कारण देखो यार, सोशल अब जैसे जो इसमें मेरे को मतलब कम्युनलाइजेशन में थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, या फिर जो और नाम भी पे लोग देख रहे होंगे, तो वो कम्युनलाइजेशन मतलब कम्युनलाइजेशन वही है ना जिसपे चाइना वर्क करता है कि भैया अपना वो होना चाहिए, शेयर्ड रिसोर्सेज वाली बात है ना। कम्युनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कम्युनलाइजेशन लिखा हुआ है, एक मिनट। नहीं, वो कम्युनिज्म होगा जो वो चाइना की बात कर रहे हैं, वो हाँ, तो कम्युनिज्म है। कम्युनलाइजेशन क्या है? मतलब कम्युनलाइजेशन का मतलब क्या है? जो रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड होता है, वो हाँ, वही होता है ना जी? हाँ रिलीजन वाला हाँ, जो वो इशू। रिलीजियस में होगा। जो आपका पॉलिटिकल एक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं बेस रहेगा इस पे, रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब कि जो थोड़ा सा आपकी जो बिलीव सिस्टम रहेगी उसके अच्छा, कम मतलब जो होगा। आपका मीनिंग मैंने देखा, इसका मीनिंग मतलब इसका जो मीनिंग है हम कि लोग आंसर में लिखते हाँ हैं ना, जो कम्युनल आपके हार्मनी बना के रखना, तो हाँ, वो वही वही। कम्युनलाइजेशन। हाँ, मतलब कम्युनिज्म। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कम्युनिज्म जो आपके तुम। पुराने जो पूर्व धारणा चलती आ रही है, नहीं हाँ नहीं हाँ मतलब हाँ, जो पुरानी प्रैक्टिसेस है, यस, ऐसे रहता उससे है जैसे आपकी कि तुम इसको पॉलिटी और समझो। इकोनॉमी डिफाइन आप, होगी। हाँ, बोलो। आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी एक आइडियोलॉजी अलग है। अब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं 7 स्टेट, 7 स्टेट। तो 7 स्टेट्स में तुम जाओगे, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजी मिलेगी जो एक दूसरे से क्लैश करती है और एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती होगी। तो वो जो एक है ग्रुप, समूह, उनकी आइडेंटिटी, वो कम्युनलिज्म है। बट जहाँ पे एज अ कंट्री की होल सिस्टम बात हो और वो पॉलिटिकल मोटिव पे चले, जैसे कि चाइना, ठीक है, जो पूरी सोसाइटी मतलब कि एक सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर ही स्ट्रक्चर करना चाहता है, ठीक है। और वो होता था मतलब कि मार्केट बेस्ड। मार्केट में कैसे हम बोलते थे कि कैपिटलिस्ट मार्केट है, यूएस में जो चलता है, यूरोप में जो चलता है, ठीक है। वहाँ पे तो स्टेट हाँ ओनरशिप रिसोर्स का भी हाँ होता है और लेबर का भी हाँ होता है। हाँ, तो वो हुआ चाइना का इशू। हाँ वो अच्छा, जी। तो कम्युनिज्म में तो समझ गया मैं। हाँ हाँ, कम्युनलिज्म मतलब सिंपल समझो, कम्युनल सिंपल समझो। अगर कम्युनिज्म की बात है, अगर स्टेट अपने हाथ में रख के सब कुछ करवा रहा है, मार्केट, लेबर, सब कुछ, डिसीजन मेकर, तो वो कम्युनिज्म है। अब कम्युनलिज्म जैसे कि रिलीजियस आइडियोलॉजी, जो एक समूह की आइडियोलॉजी रहेगी। यहाँ पे एल और आई का अंतर है, देख हाँ लेना। हाँ, वो डिफरेंस है। तो वहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी में लोग नहीं यार, कम्युनिज्म नहीं, मतलब लिखने में दिक्कत कर दी, अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी तुमने कर दी तो तुम गए काम से। नहीं, वो तो बहुत अरे नहीं यार, इतना कोई मतलब ठीक है, मतलब वो तो हो जाता है, मतलब वो तो चेक करने वाले हाँ, पे डिपेंड करेगा। ना इसमें रहता है, हम बट ये ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, हाँ, बहुत नहीं, बड़ा वो डिफरेंस तो डिफरेंस है, है। मगर मतलब बात ये कि आप
आप समझ गए मीनिंग, हाँ और आप कन्वे कर रहे हो कम्युनलिज्म वाला ही, मतलब हाँ सोशल वाली बात ही कर रहे हो, मगर हाँ आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, और मतलब बात आप सोसाइटी की कर रहे हो उसमें, तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मगर आप कम्युनिज्म वाले में एक्सेप्टेबल घुस गए तो। एक्सेप्टेबल ऐसा है कि जो पेपर चेकर है आपका, वो किस मूड पे है, वो फिर ऐसा जाएगा। हाँ तो वो, बेसिकली इसको सिंपल वर्ड में यूज नहीं किया जाता, चलो वे तो फॉरवर्ड समझ आता है ये हाँ चीज। एक समझ जैसे सोशल हार्मनी बना के रखो, तो वहाँ हाँ। पे हम लोग कम्युनल हार्मनी लिखते हैं, यस। कम्युनल हार्मनी। और जब हम लोग कोई पॉलिटिकल बात करते हैं तो कम्युनिस्ट स्टेट लिखते हैं। हाँ तो उस इसमें तरह देखो, से चीज जाती है। मतलब इसमें, हाँ कम्युनलिज्म में मतलब अपना आइडिया ऑफ वर्शिप भी आ गया कि अपना वर्शिपिंग करने का क्या तरीका है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन में नहीं नहीं, लोगों का, अरे वैसे नहीं, कम्युनलिज्म वो उतना हमको आइडिया नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी बता रहे हैं कि जब दो रिलीजन का क्लैश होता है। कम्युनलिज्म में मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कम्युनलिज्म में जैसे पोस्ट लिबरलाइजेशन हुआ, हाँ, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद इसका इम्पैक्ट कम्युनलिज्म क्या में पड़ा क्या है? दिक्कत है, मतलब क्या हाँ, दिक्कत आई। वो बता दो रहे हैं, जब तुम्हारा आईटी रेवोल्यूशन हुआ तो हेट स्पीच के कारण जो दंगे भड़कते हैं वो सब इधर आ जाएगा, कम्युनलिज्म पे इम्पैक्ट के पे आ जाएगा कि वो किस तरह से सोशल हार्मनी को डिसबैलेंस किया जाएगा इससे। जैसे अभी डीप फेक्स हो गए, फेसबुक का जो केस आया था कि वो जानबूझ के कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता था जिससे रेडिकलाइजेशन हो जाता है यूथ के बीच। तो वहाँ पे कम्युनल हार्मनी को डिसबैलेंस कर दिया गया पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के द्वारा। उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा कि मतलब लोगों के बीच में आक्रोश फैलाना, ये हुआ कम्युनलिज्म पे उसका असर। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी सबसे बड़ा असर यही है कि आपका परसेप्शन बदल देना, आपका उसको मिस इन्फॉर्मेशन, जो कैंपेनिंग होता है, नैरेटिव वॉर, फिर वहाँ से तुम उसको वो लेके आ जाओगे कि तुम इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट लेके आ जाओ कि वहाँ से चाइना जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर करता है वो हो गया। फिर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो जो कॉन्सेप्ट था उधर से आ जाएगा कि हम लोग कैसे छोटे छोटे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वो फिर इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट से कुछ पॉइंट लेके आ जाओ, वहाँ पे ये चीज़ बनेगा। इंटरनल तुमने ज्यादा पढ़ लिया है। अरे छोटा छोटा सा यार इंटरनल है यार, अब उतना थोड़ी एग्जैक्ट सोसाइटी नहीं ना। तो हाँ यही था, मतलब इसको, हाँ तो बात यही है कि यार ये सब को इसको लिखते आना चाहिए, बस ये लिखने आ गया तो बात काम बन जाएगा, एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। है ना। तो फिर एक चीज और, वो माइग्रेशन, माइग्रेशन हम लोग एथनिक आइडेंटिटी में डाल सकते हैं कि लाइक हाँ पीपल ये माइग्रेट करते माइग्रेशन, हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ तो उससे एथनिक आइडेंटिटी लूज होती जा रही है। हाँ, एथनिक एथनिक, आइडेंटिटी, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार इस तरफ आ रहे हैं, तो उनका जो कल्चरल का इरोजन है, क्योंकि जहाँ पे आप नए जगह जा रहे हैं आप वहाँ का कुछ कल्चर को अडॉप्ट कीजिएगा तो आप अपने पुराने कल्चर के आइडिया से क्लैश हो जाएगा। ये ऐसे में लिखने वाला इतना एक्सप्लेन करना, लेकिन जीएस के पर्सपेक्टिव से एथनिक आइडेंटिटी में क्लैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, माइग्रेशन, ठीक है, बेटर वो चीज़ हो गया एक point। और इसमें कुछ तुम ऐड कर लो। हाँ क्या एक और चीज थी यार अपना, यही लास्ट था। एथनिक आइडेंटिटी है ना। अपन इसमें यार डायस्पोरा भी थोड़ा लिंक्ड है, कि जो एथनिक आइडेंटिटी ग्लोबलाइजेशन के कारण जब लोग बाहर जॉब करने चले गए, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंडियन इन्फ्लुएंस आया है, और उनकी एथनिक आइडेंटिटी पे फर्क पड़ा है, मतलब वहाँ जाके, तो वो एक चीज भी है इसमें। क्वेश्चन तो तुम विदेश के पर्सपेक्टिव से न चलेगा, है जो जो GS2, डायस्पोरा के कारण तुम बोले हो कि GS2 में चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, तुम डायस्पोरा में ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग वहाँ के कल्चर में थोड़ा इंडियनाइजेशन इन्फ्लुएंस ला रहे हैं, वो कहना चाह रहे हो? हाँ, अ, और वो भी है, और वो खुद भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहाँ के कल्चर से। हाँ, तो तो माइग्रेशन में आ गया वो चीज़। है ना, तो वो 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 एक तो इंटरनल माइग्रेशन है कि भैया वहाँ, और एक एक्सटर्नल माइग्रेशन हो रहा है जो बाहर हो रहा है, वो एक चीज। और फिर उसके बाद ये होता है कि वो वहाँ जो सीख रहे हैं,
उससे फिर वो इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जब वो यहाँ आते हैं या फिर यहाँ वोट करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं। इसी का पॉजिटिव तुम इन्फ्लुएंस ये ले लो कि लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, कुछ अच्छा एग्रीकल्चरल टेक्निक लेके आते हैं, तो नया कमर्शियल एग्रीकल्चर कर ले रहे। जैसे भोपाल का एक केस आया था कि वो हाँ वो भोपाल का, वो उसका नाम था, अच्छा ही नाम था यार, वो जो अवोकाडो उगा रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो हो गया पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में पोस्ट लिबरल, क्योंकि आप माइग्रेट किए, आप कुछ नया चीज़ सीखे, वहाँ से लेके आप इंडिया में। तो ये हो गया इकोनॉमिक वो पर्सपेक्टिव वाला बहुत न्यूज़ में आ रही, तुमने कहाँ देखा था उसका? बाय इंस्टाग्राम पे। हाँ यार, मैंने तो यार एक ग्रुप में देखा था यार, वो अच्छा न्यूज़ में है यार बंदा। मेरे को उससे तो बात करना है, एक बार मिलना है, मिलूंगा उससे जाके, भोपाल जाऊंगा। अब ये मत बोलना कि अब एमपी बनने के बाद अब तुम एग्रीकल्चर में उतर रहे हो। नहीं यार, मतलब एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अगर उसको फॉलो किया जाए, मतलब आपके तो पास जब भी पैसा है तो आप एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर आप प्रैक्टिस करो। हाँ, कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत अच्छा अभी चल रहा है। कमर्शियल और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके ऐसी प्रीशियस चीज़ें उगाओ जिसमें आपको बेनिफिट अच्छा मिले। तो वो तो मैं अब एग्रीकल्चर परस्यू करूंगा, मतलब मैं आईएएस भी बनूंगा तो मैं, जो पैसे हैं, मतलब मैं एक जगह देख के, और मैं सोच रहा हूँ कि बाद में क्यों सोचना है, अभी से दिमाग थोड़ा थोड़ा लगा के, मतलब दिमाग में बना के रखूँ कि अच्छा कौन सी चीज़ ग्रो कर रही है, कौन सी चीज़ मेरे एरिया में ग्रो हो सकती है, तो छोटी सी जमीन में क्या उगाया जा सकता है जिसको मतलब बना के एक देखा जाए। एग्रीकल्चरल में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हम लोग का फ्रेगमेंटेड लैंड है, लैंड स्ट्रक्चर जो फ्रेगमेंटेड है, इस कारण से हम लोग कोई भी मैकेनाइजेशन जो फार्म का करते हैं हम्म, वो यूज नहीं हो पाता पूरे, क्योंकि उतने बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। लाइक बड़े लेवल जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो बड़े चीजों के लिए है। यहाँ से हम्म, एग्रीकल्चर का एक पॉइंट हम बता रहे थे कि अगर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पे एक इशू ये है कि अगर आप सिंगली कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो आपको चैलेंज आता है लैंड का। लेकिन अगर उसी चीज को आप कम्युनिटी लैंड पे करिएगा या एक विलेज एक साथ करे एक ही चीज को, तो हम्म, वो एग्रीकल्चर ज्यादा सस्टेनेबल होता है और इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर देता है। हम्म, ये सोसाइटी में अगर कभी एग्रीकल्चर लिखने को आ जाए तो ये पॉइंट से लिख सकते हैं। हम्म। तो यार ये इस तरह से अपना सेशन रहा, मतलब मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर अपन नॉर्मल चर्चाएं करेंगे अपन।